मोदी और योगी किस कदर परेशान हैं, इस खबर को अगर आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मात्र 5 दिन बचे हैं और अभी तक भाजपा नाम का ऐलान नहीं कर पा रही है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव को पहले टाल दिया गया। अब उपचुनाव चुनाव आयोग की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन भाजपा अभी तक अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। और दूसरी तरफ अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो यह सीट भाजपा के लिए बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है। मैं आपको सीट के आंकड़े बताऊंगा और कैसे किन किन वोटों के साथ में बड़ा खेल यहां पर हो सकता है। अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ में डट करके खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अखंड है, अटूट है। दूसरी तरफ इसी खबर में चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज में, इलाहाबाद में महाकुंभ हो रहा है और बताया जा रहा है कि संयोग यह है कि 144 साल के बाद में यह महाकुंभ हो रहा है और इसमें महाकुंभ के अंदर किस तरीके से योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया पर और तमाम चैनलों पर अपनी वाहवाही के ढोल बजवाने के बाद भी जमीनी सच्चाई को नहीं ढक पा रहे हैं और जमीनी सच्चाई योगी आदित्यनाथ की सरकार पर एक करारा तमाचा जड़ रही है। इस पर महाकुंभ पर आगे इसी खबर में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप मिल्कीपुर पर यह खबर देखिए। मिल्कीपुर के अंदर उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश पासी के बेटे अजीत पासी के नाम का ऐलान किया जा चुका है। अवधेश पासी जो कि सांसद हैं अयोध्या से, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी किरकिरी की थी अयोध्या की हार ने, उनके बेटे को समाजवादी पार्टी ने यहां पर टिकट दिया है, लेकिन अभी तक भाजपा नाम का ऐलान नहीं कर पा रही। 5 नाम लाइन में बताए जा रहे हैं, लेकिन 5 में कौन किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, या बीजेपी कोई और पैरासूट से लेकर के आएगी, यह भी देखने वाली बात है। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो यह सीट कैसे भाजपा के लिए फंसी हुई है, यह आंकड़े आप देखिए। यह आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। यहां पर इस सीट पर 3,42,000 मतदाता हैं, करीब 3.5 लाख मतदाता है, जिसमें 1,82,000 पुरुष हैं और 1,59,000 60,000 के करीब महिलाएं हैं। अब अगर इसमें जातीय हिसाब से देखें, और उत्तर प्रदेश में जाति कितना जो है वो बड़ा फैक्टर है, ये सब जानते हैं। जातीय हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दलितों की अगर बात करें तो दलित यहां पर पासी 57,000 हैं, कोरी 12,000 हैं, रेदास 16,000 हैं। उसके बाद में पिछड़ों की अगर आप बात करेंगे तो पिछड़ों में यादव 50,000 हैं, चौरसिया 23,000, पाल 5,000 और मौर्या 6,000 हैं। अगड़े की बात करें तो ब्राह्मण और गोसाई 75,000 है, ठाकुर 22,000 है और वैश्य 18,000 है। मुस्लिम 26,000 और अन्य यहां पर 28,000 हैं। अब अगर इस गणित को थोड़ा सा मैं और तोड़ करके आपको समझाने की कोशिश करूं तो मोटे तौर पर दलितों की अगर बात करें तो 57,000 दलितों के साथ में कुल मिलाकर के यहां पर दलितों की संख्या 85,000 है, ये टोटल। और उसके साथ में पिछड़ों की अगर बात करें तो 50,000 पिछड़ों यादवों के साथ में टोटल 86,000 यहां पर पिछड़ों की संख्या है। बाकी अगर अगड़े को आप छोड़ दे भाजपा के लिए, और मुस्लिम यहां पर 26,000 है और अन्य को भी अगर 28,000 को 14,000 में बांट लीजिए भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में, तो यहां पर समाजवादी पार्टी के तरफ जो वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो करीब करीब 1,97,000 प्लस में 14,000 अन्य का, यानी 2,11,000 वोट वो इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर अगड़े इनको मिला ले तो अगड़े 1,15,000 हैं टोटल। 1,15,000 अगड़े और 14,000 अन्य में से मिला लें, यानी 1,30,000 के आसपास भाजपा के तरफ वोटों का समीकरण जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अंतर देखिए आप, कितना बड़ा अंतर है। अंतर इतना बड़ा है, 2,11,000
और 1,30,000, कितना बड़ा अंतर है। और यही अंतर जो है वो बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है। बीजेपी यहां पर टिकट किसको दे, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल बनकर के खड़ा हो गया भाजपा के लिए, क्योंकि पासी समुदाय से आने वाले अवधेश कुमार सिंह पासी वो संसद के अंदर पहुंच चुके हैं, अपने बेटे को टिकट दिया है। पासी एक तरफा उनकी तरफ जा सकते हैं, पासी जाएंगे 57,000, बाकी दलित और पिछड़े और मुस्लिम, मतलब 2 लाख से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ ऑन पेपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत है। बीजेपी के 5 बड़े जो चेहरे टिकट के दावेदार बताए जा रहे हैं वो जरा देख लीजिए। बाबा गोरखनाथ है, इनकी वजह से ही जो है यहां पर चुनाव नहीं हो पाए अभी, जब महाराष्ट्र और झारखंड के साथ में, वरना तभी चुनाव होना था। अब दूसरी तरफ देखिए, गोरखनाथ 39 साल के हैं, ये भी टिकट के उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, लेकिन गोरखनाथ को 2022 में, 2017 में जो है वो उम्मीदवार बनाया था, 2017 में विधायक बने थे, 2022 में चुनाव हार गए। इसके बाद में रामू प्रियदर्शी हैं और ये पासी समुदाय से आते हैं, ये भी एक मजबूत दावेदार है भाजपा की तरफ से, 62 साल के हैं। तीसरे नंबर पर चंद्रकेश रावत, चंद्रकेश रावत है, भाजपा एससी मोर्चा के कोषाध्यक्ष हैं, ये भी टिकट के उम्मीदवार हैं। और इसके साथ में सुरेंद्र कुमार रावत, ये एक चौंकाने वाला नाम है, इंटरेस्टिंग नाम है। क्यों? क्योंकि ये साहब परिवहन विभाग के अंदर उपायुक्त हैं, लेकिन वीआरएस लेकर के चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। टिकट पक्की नहीं है, लेकिन वीआरएस ले लिया है, इन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। इसके साथ में 2 नाम और हैं, राधेश्याम त्यागी और चंद्रभानु पासवान। कुल मिलाकर के 5 नाम है रेस में, लेकिन अभी 5 दिन बाकी हैं। अगर आप अयोध्या में टाइमलाइन को देखें तो अयोध्या के अंदर 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। 10 से 17 जनवरी तक पर्चे दाखिल होंगे, नामांकन शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उम्मीदवार का ही नहीं पता है। और आखिरी जो नामांकन की तारीख है वो 20 तारीख है, 18 जनवरी जो है वो नामांकन की आखिरी तारीख है, 20 तारीख नाम वापसी लेने की तारीख है। लेकिन भाजपा अभी तक अपने नाम का, उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं कर पा रही। तो इसी से समझ सकते हैं कि भाजपा की स्थिति आज यहां पर कैसी है। अब जरा देखिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अटूट है। यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि इंडिया गठबंधन जो है वो अटूट है, और यही चीज बीजेपी के लिए परेशानी बनी हुई है कि इंडिया गठबंधन अगर थोड़ा बहुत वहां पर क्रैक कर जाता तो भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर वही हाल हुआ जो लोकसभा चुनाव में हुआ था, बीजेपी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद लोकसभा में उसकी क्या स्थिति रही हम सब ने देखा है। अब बीजेपी को डर यही सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वही बात हो जाए, फिर से वही हालत हो जाए। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के बारे में, सुनिए। इंडिया गठबंधन वैसा ही इंटैक्ट है जो इंडिया गठबंधन शुरुआती दौर में जहां से बनना शुरू हुआ था, कि वो रीजनल पार्टीज जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकें, उन्हीं का साथ देना, उन्हीं के साथ खड़े दिखना है। समाजवादी पार्टी आज भी उसी रास्ते पर है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो, वही रीजनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें जो लड़ रही हैं, उन्हीं के साथ खड़ा दिखना पड़ेगा। अब बीजेपी के लिए मुसीबत यही है कि बीजेपी किसको टिकट दे, और टिकट दे तो उस टिकट की जिम्मेदारी कौन ले, क्योंकि केवल टिकट नहीं देना है, टिकट जो देगा, यानी दिल्ली अगर टिकट फाइनल करती है या लखनऊ से टिकट फाइनल होती है, तो उसकी हार और जीत की जिम्मेदारी भी उसी को लेनी पड़ेगी। और बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से इस सीट को जीतने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, भव्य कार्यक्रम महाकुंभ का, और इस महाकुंभ के अंदर जो फजीयत होती हुई नजर आ रही है, यह योगी आदित्यनाथ के लिए एक और बड़ी किरकिरी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में पहली बार महाकुंभ हो रहा है, और पहली बार इतने बड़े लेवल पर महाकुंभ का आयोजन, और उसमें किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यह मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले
तमाम चैनलों की आप देखें किस तरीके से छीछालेदर हो रही है। मतलब एक धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन वहां पर भी ये टीआरपी के लिए किस तरीके की छिछोरी हरकत कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर देखिए। न्यूज 18 की खबर देखिए, महाकुंभ पहुंची इतनी सुंदर साध्वी। मतलब पता नहीं किस मानसिकता के लोग जो है वो बैठ करके ये खबर लिख रहे हैं। इतनी सुंदर साध्वी, जो साधु हो गया उसका आप रंग भेद लिंग इन सबसे तय करेंगे। जो साधु हो गया वो किसी उसको श्रेणी में डाल करके आप रखेंगे। हालांकि वैसे तो आम मनुष्य के लिए भी यही बात कही जानी चाहिए कि आप किसी भी आदमी को, किसी भी औरत को उसके काम के आधार पर, उसके कर्म के आधार पर तय करिए। उसके गुण दोष आप रंग के आधार पर तय करेंगे कि कोई सुंदर है, और वो सुंदर भी कैसे आप तय करेंगे कि रंग सफेद हो गया तो सुंदर, या रंग काला हो गया तो सुंदर नहीं। कमाल की बात है ना। और ये जो जिसके बारे में इतनी सुंदर बता रहे हैं, ये दरअसल कोई साध्वी नहीं है, ये एक्ट्रेस है, हर्षा नाम है इनका। और इनकी जरा ये वीडियो देख लीजिए आप। मतलब सोशल मीडिया पर इन्हीं का बवाल मचा हुआ है 2 दिन से। हालांकि बहुत लंबी बात मैं इनके बारे में नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन आप जरा समझिए कि किस तरीके से मीडिया की कवरेज है आज के वक्त में। जानबूझ करके इनका नाम छिपाया गया, या फिर यह था कि नाम पता था, और या इतनी जो समझ ही नहीं है कि पता ही नहीं है। छोड़िए इस बात को, मैं आपको एक बड़ी चीज दिखाना चाहता हूं। आप जरा एक वीडियो देखिए। यहां पर कुछ महिलाएं हैं। महाकुंभ में आप जानते हैं देश भर से लोग जाते हैं, विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं, लेकिन वहां पर अव्यवस्था का आलम क्या है आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। वहां पर हरियाणा से, बिहार से आए हुए कुछ लोग हैं, महिलाएं हैं, जो ठिठुरती रात में खुले आसमान के नीचे वहीं पर पड़े रहने को मजबूर है। कोई जो उनके लिए सर पर छत नहीं है। छत तो छोड़ दीजिए आप, वहां पर कोई आशियाना भी बनाया नहीं गया है, या फिर बनाया गया है तो वो इतना छोटा है कि वहां पर लोग ही नहीं आ पा रहे हैं। बाकी अगर आप पैसे वाले हैं, अगर आप एक रात के 20,000 10,000 रुपए खर्च कर सकते हैं, या उससे ऊपर 1,00,000 2,00,000 50,000 भी आप खर्च कर सकते हैं, तो आपके लिए वहां पर 5 स्टार होटल जैसी भी सुविधाएं हैं। लेकिन आम लोगों का, आम महिलाओं का क्या हाल है देखिए। देखिए, हम लोग दूर से आए हैं, तो ये व्यवस्था होना चाहिए जो कम से कम हमारे लिए ऊपर कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए, जैसे शीत न लगे, हवा न लगे। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम हरियाणा से आए हैं और अपने लिए हम कम्बल लाए हैं, तो इस ठंड में हमारी सुरक्षा सिर्फ कम्बल है। और यहाँ के जितने पुलिस वाले हैं उनसे अगर हम रास्ता भटक जाते हैं तो हम ये पूछते हैं जो हम कहाँ जाएं, हमें रास्ता पता नहीं है, तो ये नहीं बताते हैं जो हमें पता है, क्योंकि ये कहते हैं मैडम आज मैं आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। हम 2 घंटा रास्ता भटक गए। खाना वाना कोई मिल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सुविधा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। चाय वही खाली पुलिस का सुविधा है। कुछ नहीं। दिखने को चाय हम लोग खरीद के पिए हैं। हाँ। उसके बाद घर से जो नमकीन और बिस्किट लाए थे वही खा के हम हैं। हमारे लिए कुछ तो रात भर ऐसे खुले आसमान के नीचे? खुले आसमान में कल भी थे और आज भी है। देखिए, ये थोड़ा हो गया। सरकार तो कह रही है बड़ी व्यवस्था। हाँ, यही हम भी दुखी हैं, जो कम से कम ये सर्दी में होना चाहिए। कोई व्यवस्था है? ठंडा में मरता नहीं क्यों, तो व्यवस्था बा। कोनो व्यवस्था बा? हाँ, बाटे पानी जा आराम से बैठल। हाँ माता जी, कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, टेंट है? नहीं, टेंट नहीं है? नहीं, खाना पीना है? नहीं, कुछ नहीं है? कुछ नहीं। सरकार की तरफ से कुछ नहीं? नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। पब्लिक ले जा रहे हैं, खुद वीडियो बनाइए, देखिए कि कैसे पब्लिक पड़ी हुई है। हम बोलेंगे तब पता चलेगा। आप खुद देख सकते हैं और देख के वीडियो बना के डालिए, सरकार तक पहुंचाइए। हमारी यही शिकायत है, रिक्वेस्ट है, जो कम से कम हम तो आज है कल चले जाएंगे, लेकिन जो आए उनके लिए थोड़ा ये व्यवस्था होना, सबके उमंग है, तरंग है, जो हम कुंभ में नहाए, तो उनके लिए थोड़ा सुरक्षा होना चाहिए रहने का, बस ये स्थिति है। लेकिन इस हकीकत से आप बताइए कि कितने लोगों को जो है वो वाकिफ कराया जा रहा है। ऐसी खबरें कहां चैनल पर चल रही है। और केवल बात इतनी सी नहीं है कि रात की परेशानी है। चलिए, रात की परेशानी समझ में आती है कि सरकार करोड़ों लोगों की व्यवस्था कैसे करेगी, ये करेगी, वो करेगी। हालांकि सरकार
जब पैसे वालों के लिए कर रही है तो इन लोगों के लिए भी करनी चाहिए। ये लोग भी सरकार को टैक्स दे करके जा रहे हैं। अगर इतनी बड़ी संख्या में कहीं पर किसी कंपनी के लिए कोई लोग जाएं तो देखिए वो कंपनी क्या क्या उनके लिए सुविधाएं करती है। खाने का, पीने का, रहने का, हर तरीके का इंतजाम किए जाते हैं। और रैलियों में जब लोग आते तो वहां पर क्या नहीं किया जाता है, 500-500 रुपए की अलग से सुविधा होती है। तो यहां पर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? महाकुंभ में क्यों नहीं कर पा रहे? दिन में लोगों के लिए पानी पीने की किल्लत हो गई है और ये वहां के लोग खुद गाना गा करके बता रहे हैं। कल्पवासी यहाँ पाइप तक नहीं लगा, जय हो योगी बाबा, ये कैसा कुंभ लगा, जय हो योगी बाबा। 1 किलोमीटर से रात में पानी भर के लाए, पुड़िया गिर के चोट खा गई, किसको जा बतलाए। पानी नहीं है इस सेक्टर में, हमको आप बतलाए योगी बाबा जी, योगी बाबा जी, जय हो। ये स्थिति है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ जो राजनीति की पिच है वहां पर आप फंसे हुए हैं, दूसरी बात जो धार्मिक स्थल है वहां पर भी, जहां पर आप कहते हैं कि नहीं हमसे मजबूत, हमसे बेहतर यहां कोई नहीं है, वहां पर भी आपकी हालत खस्ता है। और ऐसा नहीं है कि केवल यहां पर लोग ही शिकायत कर रहे हैं, वहां पर संगम के तट पर नाविक वो भी विरोध कर रहे हैं। बीबीसी ने खबर की, आपकी स्क्रीन पर देखिए, बीबीसी ने यह खबर की है और बीबीसी ने इस खबर में बताया कि अयोध्या के अंदर नाविक हड़ताल पर हैं, नाव चलाने वाले वो हड़ताल पर हैं। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इनमें कौन सी जाति के लोग रहते होंगे, लेकिन क्यों हड़ताल कर रहे हैं देखिए। आज प्रयागराज में जितने भी नाविक हैं, जितने भी कश्तियां चलाने वाले हैं, उन्होंने हड़ताल कर दिए। सबसे पहले आप तस्वीरों में देखिए कि जितने नाव चलाने वाले हैं उन्होंने कैसे जो नदी है उसकी बैरिकेटिंग कर दी है कश्तियों से। ये सर यहाँ नाव वालों को 2025 महाकुंभ में बहुत दिक्कत परेशानी होने लगी है। स्टाफ वाले, प्रशासन वाले सब परेशान कर रहे हैं। हमारी नाव यहाँ चल रही थी पहले से, अभी 2025 आज चलने नहीं दे रहे हैं। स्टाफ वाले परेशान कर रहे हैं, बोले लेके आगे जाओ। हम लोग बताइए गरीब आदमी पेट के लिए कहाँ जाएंगे, इतनी दूर परेशानी है। प्रशासन आपको कह रहा है कि आप घाट खाली करिए। जी सर, बहुत दिक्कतें परेशानी हो रही है। और कितने नाविक होंगे, कितनी कश्तियाँ होंगी? 7-8 हजार से लोग हैं यहाँ, जिनके गरीब लोग सब इन्हीं का पेट चलता है। लोग इन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, परेशानियों का अंबार वहां पर खड़ा हुआ है और भाजपा की डबल इंजन की सरकार, उसकी किस तरीके की वहां पर व्यवस्था है ये सबके सामने है। बहरहाल अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ क्या सिर्फ और सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के जरिए अपनी छवि को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर मिल्कीपुर की एक सीट पर चुनाव अगर भाजपा वहां पर हार गई तो कुंभ भी नजर आने लगेगा, मिल्कीपुर भी नजर आने लगेगा और ये दोनों तकरीबन एक साथ ही निपटेंगे। महाकुंभ का समापन भी और इस चुनाव का समापन भी। सवाल यह है कि 1 महीने के बाद में योगी आदित्यनाथ की स्थिति क्या होगी। 5 दिन का वक्त बचा है। सबसे पहले तो जो उनकी परीक्षा है वो यही है कि वो अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कब करते हैं। बहरहाल क्या वाकई अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से भाजपा को यहां पर बैकफुट पर धकेल दिया है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।